मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, केंद्राधिपति दोष। इस विषय को लेकर हम आज आगे बढ़ेंगे। और केंद्राधिपति दोष है क्या? आपने इसको बहुत ज़्यादा ज्योतिष विचार विमर्श में भी सुना होगा और अनेक ज्योतिष पाठ्य पुस्तकों में भी इसका जिक्र अवश्य पढ़ा होगा। खास करके उस समय स्थिति बड़ी संकटपूर्ण हो जाती है और भ्रामक हो जाती है जब केंद्र में शुभ ग्रह की राशि आ जाए, और खास करके ये 4 लग्न मीन, धनु, कन्या, मिथुन। तो ज्योतिष इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर एक भ्रामक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ये बुध और बृहस्पति चारों केंद्र के स्वामी हो जाते हैं। ये भयंकर केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो गए हैं और अब तो ये अरिष्ट और या खराब करेंगे ही करेंगे, ये स्थिति बन जाती है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम बताएंगे कि केंद्राधिपति दोष एक्चुअल में है क्या। आपने अपने ज्योतिष शिक्षा के आरंभिक दौर में ही यह आदमी पढ़ लेता है कि 3, 6, 11 भाव जो हैं वो त्रिशदाय के नाम से जाने जाते हैं। इनके स्वामी हमेशा पापी रहते हैं और पंचम और नवम भाव त्रिकोण भाव है, इसके स्वामी हमेशा शुभ होते हैं। और 1, 4, 7 और दशम भाव केंद्र भाव होते हैं। केंद्र भाव के बारे में कहा जाता है, जब केंद्राधिपति शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं तो वो शुभता नहीं रखते, और अशुभ ग्रह हैं तो वो अशुभता नहीं रखते, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। तो इस तरह से शास्त्रों में चर्चा है। अब जब सम हो गए, चाहे वो शुभ ग्रह हो, बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्रमा, चाहे क्रूर ग्रह हो, पाप यानी कि पापी ग्रह हो, तो दोनों जब सम हो गए तो ये भेद तो खत्म हो गया ना। शुभ ग्रहों में अशुभता, शुभ ग्रह को केंद्राधिपति का दोष लगेगा और अशुभ ग्रहों को केंद्राधिपति का दोष लगता ही नहीं। ये भ्रामक तरीके से हमारे मित्र जो हैं ज्योतिष में, उन्होंने इसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया और कंफ्यूजन एक क्रिएट हो गया, एक लाइन क्रिएट हो गई। जब महर्षि पराशर ने दोनों में भेद नहीं किया तो आपने ये भेद क्यों कर दिया भैया? तो इस तरह ज्योतिष में 7 लग्न ऐसी आती है जिसमें केंद्राधिपति ग्रह केंद्र का भी स्वामी होता है और त्रिशदाय का भी स्वामी होता है। ऐसी वो 7 लग्न है, जिसमें मेष, जिसमें शनि दशम केंद्र भाव का भी स्वामी होता है और त्रिशदाय भाव का भी स्वामी होता है। इसी तरह वृषभ में शुक्र केंद्र भाव का स्वामी भी होता है और त्रिशदाय का स्वामी भी होता है। कर्क में शुक्र केंद्र भाव का स्वामी भी होता है और त्रिशदाय भाव का स्वामी होता है। और इसके बाद सिंह में शनि भी
केंद्र भाव का भी स्वामी होता है और त्रिज्याय भाव का भी स्वामी होता है। और वृश्चिक में शनि त्रिज्याय भाव का स्वामी होता है और केंद्र का स्वामी होता है। मकर में मंगल त्रिज्याय भाव का स्वामी होता है और केंद्र का स्वामी होता है। और कुंभ में भी मंगल केंद्र भाव का स्वामी होता है और त्रिज्याय भाव का स्वामी होता है। इस तरह ये 7 लग्न ऐसी आती हैं। त्रिज्याय होने से ग्रह पापी हो जाता है और केंद्र में होने से वो केंद्राधिपति होने से सम हो जाता है। तो इन 7 लग्न वालों को केंद्राधिपति दोष ये ग्रह देते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद जो हम 3 कुंडलियों के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले श्री लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली। लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली में आप देखेंगे कि धनु लग्न की कुंडली है और बुध केंद्राधिपति होके केंद्र में बैठे हुए हैं उच्च के 10वें भाव में। अब इनके जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई 1964 में, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, तो बुध की दशा चल रही थी, महादशा, और बुध की अंतरदशा थी। इसी कालखंड में वो प्रधानमंत्री बने। बुध उनका सप्तमेश होकर के और दशमेश होकर के स्वराशि का उच्च का होकर के केंद्र में बैठा था। कहाँ केंद्राधिपति दोष लगा। और इस दशा में तो उनकी सर्वोच्च उन्नति हुई और सर्वोच्च शिखर में पहुंचे प्रधानमंत्री के पद में और बहुत सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर रहे। उनके उसमें युद्ध भी लड़ा गया पाकिस्तान से, हिंदुस्तान विजयी हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उनको दिलवा दी ना। तो केंद्राधिपति दोष अगर होता, जिसे जैसे ज्योतिष चर्चा करते हैं आजकल किताबों के माध्यम से विचार विमर्श में कुंडली देखने के समय, तो ऐसी स्थिति कहाँ आ पाती। और दूसरी कुंडली है केसी पंत, हमारे रक्षा मंत्री भी रहे, भूतपूर्व कांग्रेस गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री रहे, ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे, अनेक उच्च पदों पर आसीन रहे, कैबिनेट स्तर के मंत्री हमेशा रहे। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो कि नेहरू जी के समकालीन हैं, उनके सुपुत्र भी थे। तो उनकी कुंडली भी ले लीजिए। कन्या लग्न की कुंडली है उनकी। कन्या लग्न की कुंडली में 2 केंद्र भाव का स्वामी बुध हो गया और 2 का बृहस्पति हो गया। तो शनि की महादशा उनकी चली। 9 में बृहस्पति का अंतर आया नवंबर 1982 के बाद। तो उससे पहले वो अनेक विवादों में घिरे हुए थे। नवंबर 1982 के पहले उनके खिलाफ उनकी राज्यसभा सीट को लेकर को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी सन 1980 में, और मुकदमा चल रहा था। बहुत परेशान थे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति का नवंबर 1982 के बाद दशा आरंभ हुई, तो वो मुकदमा भी जीत गए, खारिज हो गया उनका वहाँ से केस, और वो मुकदमा जीते, उनकी राज्यसभा सीट भी सुरक्षित रही। उसके बाद वो उसी कालखंड में ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने, शनि में बृहस्पति की अंतर्दशा में। फिर उसके बाद राजीव गांधी सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री बने, चुनाव जीता। तमाम तरह की जो उपलब्धियां हैं वो इस बृहस्पति के कालखंड में ही हुई, उनकी शनि में बृहस्पति की अंतर्दशा में। तो कौन सा सर में उनके चाबुक चल गया। अगर वो केंद्राधिपति दोष होता तो दोष लगता बृहस्पति, जबकि उनका सप्तमेश, ये चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के उच्च का एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो भैया ग्रह
चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, और जहाँ बैठेंगे, जिसके साथ बैठेंगे वैसा फल दे देंगे, जिस भाव में बैठेंगे उसी के अनुसार। और एक तीसरी कुंडली, मैं एक जिनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, वो सेना के डिफेंस सर्विसेज में एक उच्च अधिकारी की कुंडली है, क्लास 1 ऑफिसर की, और बाद में वो विदेश सेवा में भी चले गए। जैसे ही उनकी कन्या लग्न की कुंडली है, बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं उनके। तो जैसे ही बृहस्पति की महादशा आरंभ हुई, उन्होंने उसी कालखंड में MBA किया, सेना में नौकरी करते हुए। उसके बाद VRS लिया, VRS लेने के बाद विदेश सेवा में चले गए, और विदेश सेवा में उनको जो इस बहुत ऊंचा ओहदा मिला, उनका स्टेटस कद बहुत बढ़ गया, NRI का स्टेटस मिला। 6 महीना इंडिया रहते हैं, 6 महीना बाहर रहते हैं, हर तरीके की लग्जरी, सुख सुविधाएं, अधिकार पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा उनको मिल गए, कई गुना ज़्यादा मिले। तो बृहस्पति अगर दोषदायक रहता, जबकि अगर ज्योतिषियों में, मित्र ज्योतिष भाइयों से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि बृहस्पति की दशा कठिन है और अरिष्ट होगा ही होगा। लेकिन यहाँ देखिए, तो मेरा कहने का ये मतलब है, 3 कुंडलियों के माध्यम से मैंने ये चीज़ दर्शाई है, और ओरली भी आप लोगों को बताया है कि केंद्राधिपति चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, महर्षि पराशर ने इनमें कभी भी अंतर स्पष्ट नहीं किया है कि ये शुभ ग्रह होंगे तो मारक होंगे, अशुभ ग्रह होंगे तो शुभ होंगे। वो सम हो जाते हैं दोनों, जब न्यूट्रल हो गए, जहाँ बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, जिस भाव पर, तो उस हिसाब से वो फल दे देंगे। सम हो गए ना दोनों, तो आपने भेद क्यों, इतना ज़्यादा अंतर स्पष्ट क्यों कर दिया दोनों के बीच में? तो विषय ये है आज का। इसी तरह से आप देख लीजिए इंदिरा गांधी की कुंडली, मेरे ख्याल से हर जगह मिल जाएगी उनकी कुंडली। तो उनकी कर्क लग्न की कुंडली है। अब शनि की महादशा को देखिए, 2 उनको प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल मिला शनि की महादशा, शनि की ही महादशा में। तो सबसे पहले शनि उनका सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है ना। अब शनि उनके लग्न में बैठ गया है, कर्क राशि में, केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है। जैसे ही शनि की महादशा चली, उनकी उपलब्धियां देख लीजिए। निर्विवाद रूप से वो प्रधानमंत्री रहे लंबे कालखंड तक। भैया चाहे वहां भी शनि बैठ गया कर्क राशि का, तो वहां पे ग्रह सम हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, और जिस भाव में बैठते हैं, जहां बैठते हैं, जिस स्थिति में बैठते हैं, वैसे ही फल दे देते हैं। ये तो आपके सामने प्रमाणिक है ना। तो ये भेद जो ज्योतिष अगर शुभ ग्रह की राशि को केंद्र में देख लेते हैं, तो वो हल्ला मचा करके, नाना प्रकार की अटकलें लगा करके उसको प्रस्तुत कर देते हैं। तो कोई भी ग्रह हो, वो केंद्राधिपति होकर के अगर केंद्र में बैठे, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो हमेशा अच्छा फल देते हैं। यही आज का विषय रहा है, और आने वाले समय में और भी इस तरह के एकेडमिक वीडियो हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, देखें, समझें और सुनें, और अनेक कुंडलियों में भी लगा कर देखें, खास करके वो लोग जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, और वो मित्र भी जो कंफ्यूज्ड हैं। थैंक यू वेरी मच।